मोनेटाइजेशन प्लान कितने का है और वो किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? सरकार के कोई भी ऐसे प्रोग्राम जिसमें मेडिटेशन नेसेसरीली इंक्लूडेड है? सर एक जो सर दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है वहाँ पे सर मेडिटेशन को तो आईएमडी ऐसा क्यों बताना चाहती है कि हीट वेव्स हैं? वो आम इंसान को किस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहते हैं? सर इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स काफ़ी खतरनाक होते हैं। भूगोल को जितनी विशेषता दी जानी चाहिए प्लानिंग करते हुए किसी भी नीति बनाने में या कोई भी प्रोग्राम बनाने में, उतनी भारत में नहीं दी जाती। आप इसी सहमत हैं? आर्कटिक एंटार्क्टिक मेल्ट हो रहा है, इसका पॉइंट वाइज आप मुझे 3 पॉइंट्स दे दीजिए जिससे इम्पैक्ट होता है पूरे वर्ल्ड पे। समय आएगा मैं प्लीज़ का। सर सर नमस्ते, मैं ठीक। थैंक यू सर। विवेक अपने बारे में बताएंगे? जी सर, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम विवेक मौर्य है। सर मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई मिर्ज़ापुर से ही पूरी की। इसके बाद मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। सर 2019 जून से मैं आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ सर। ओके, तो आपके कार्य क्षेत्र में क्या क्या काम आते हैं? सर डेली बेसिस पे बेसिकली 2 मुख्य काम है। एक 3 आवरली वेदर पैरामीटर्स जो भी होते हैं सो सर कोडेड फॉर्म में इसका मैसेज पास करना होता है मतलब जनरल लखनऊ को। इसके अलावा सर 6 आवरली या अपर ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं ऑब्जर्वेशन लेने सर अपर ऑब्जर्वेशन में एक तो सर हाइड्रोजन फिल्ड बैलून होता है। इसके अलावा सर थियोडोलाइट होता है जो कि बेसिकली एक टेलीस्कोप होता है। इसके अलावा सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको पूरे फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप जो डाटा देते हैं उसका मतलब उसकी प्रतिछाया है या उसका जो रिजल्ट है, इम्पैक्ट है, वो आपके एरिया के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? आईएमडी के लिए सर? आईएमडी के लिए और आपके क्षेत्र के लिए जहाँ पर आप हैं? यस सर, डेफिनेटली सर। सर चूँकि आईएमडी सर एक डेटा हंग्री ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं उसको सर, क्योंकि ज़्यादातर काम आईएमडी का सर डेटा के ऊपर ही होता है। तो सर डेटाबेस मैनेजमेंट होता है उसके डेटा की हेल्प से। इसके अलावा सर अपर ऑब्जर्वेशन से उस एरिया के सर हवा की जो सर रुख है डायरेक्शन स्पीड वो पता चलता है, जिससे सर यदि कोई वेदर में चेंजेस हो सकते हैं उसका पता चलता है सर। आपके पास कभी कोई किसान संस्था या किसान के ग्रुप आए कि भाई हमें बता दो पहले से? जी एक्चुअली फोरकास्टिंग हमारे सेंटर से नहीं होती, वो लखनऊ से होती है और वहाँ निश्चित रूप से आते हैं लोग सर। अच्छा विवेक, आप मिर्ज़ापुर से हैं तो वहाँ क्या क्या होता है? सर खेती मुख्य व्यवसाय है वहाँ का। इसके अलावा सर कारपेट का इंडस्ट्री वहाँ पे काफ़ी फेमस है। और सब कुछ क्षेत्रों में सर एक सर चीनी मिट्टी के बर्तन का काफ़ी वहाँ पे व्यापार है। इसके अलावा सर कुछ घरों में सर इंडिविजुअल रूप से पीतल के बर्तन का उद्योग भी से होता है। ओके, तो अभी जो नया जनरेशन है जो आपके समवयस्क हैं या आपसे छोटे हैं, तो उनमें रुझान है इस सब स्किल के प्रति? सर कारपेट उद्योग की बात है सर, यहाँ पे काफ़ी सर कम रुझान हो पाया है पिछले कुछ वर्षों में सर, क्योंकि ये डाउनफॉल की स्थिति में है। कई सारे चैलेंजेस कारपेट इंडस्ट्री को फेस करने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हुआ ऐसा कुछ? यस सर, इसके भी सर 2-3 रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये सर कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इसकी डिमांड थी सर वो कम हुई है, क्योंकि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स काफ़ी आ गए हैं स्पेशली चाइना। इसके अलावा सर एक चाइल्ड लेबर की समस्या भी सर कारपेट इंडस्ट्री में मिर्ज़ापुर स्पेसिफिकली वो देखने को मिलती थी। क्या उसे हम चाइल्ड लेबर मानना चाहिए? आपका क्या विचार है? जी सर, निश्चित रूप से वो चाइल्ड लेबर है, क्योंकि बच्चों को सर वहाँ पे फुल टाइम के लिए एज अ जॉब वहाँ पे रखा जाता है सर। तो इसलिए वो चाइल्ड लेबर है। यस सर। लेकिन यदि उसे सिखाने के ध्येय से किया जाता तो शायद उसे चाइल्ड लेबर मानना उचित नहीं होता।
सर मुझे लगता है कि यदि फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल के द्वारा या तो कोई वोकेशनल सेंटर के द्वारा, तो सर मेरे विचार में वो क्यों मास्टर क्राफ्ट्समैन क्यों नहीं देते हैं? वैसे स्कूल में तो फिर से टीचर अपॉइंट करो, फिर झमेला करो। मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, आपके रिकॉग्नाइज क्राफ्ट्समैन हैं और उनको तो स्किल देना है। ये सर तो जैसे वर्क ऑन द शॉप फ्लोर है, वैसे ही वर्क ऑन द लूम है। जी सर, मुझे लगता है सर अपॉर्चुनिटी बच्चों को भी मिलनी चाहिए, उनको डिसाइड करने का मौका मिलना चाहिए उनको क्या करना है। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये इतना बड़ा है, पूरे देश का एक मतलब छठी जनसंख्या है, मतलब करीब कई बड़े देश जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं हैं। तो आपके विचार में क्या इसका विभाजन उचित होगा? सर मेरा पर्सनली ये मानना है कि विभाजन करना फिलहाल ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर एक तो सर पब्लिक डिमांड कम है इसकी, और सर वर्तमान सरकार से पिछले कुछ सालों से हम देखें तो सर पूरे रीजन्स को इंटरकनेक्ट करने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, स्पेशली सर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क काफ़ी विकसित किया गया है। और सर जो क्षेत्र अभी पिछड़े हैं सर, स्पेसिफिकली पूर्वांचल की बात करें या तो सर बुंदेलखंड की बात करें, तो सर इनके विकास के लिए भी अलग अलग से कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं और सर अलग एक विकास बोर्ड भी बनाया गया है। सर मुझे लगता है कि सर इन एरियाज के विकास के ऊपर से काफ़ी काम किया जा रहा है, उसमें गति उठा जाएगा। यस सर, निश्चित रूप से गतिरोध आ जाएगा। और सर एक जो ट्रांजिशन का फेज सर अभी एक्चुअली चल रहा है तो पूर्वांचल में और बुंदेलखंड के रीजन में, सर मुझे लगता है कि वो रुक जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का एसडीजी में कहाँ पर वो उसका रैंक है, कुछ आइडिया है? सॉरी सर, स्पेसिफिकली है आपको जानकारी है कि नीति आयोग निकालती है स्टेट? यस सर, स्टेट वाइज एसडीजी रैंक निकालती है, लेकिन आपने उसे पढ़ा नहीं। ओके विवेक, आपके नाम का क्या अर्थ है? सर इसका लिटरल मीनिंग बुद्धि होता है सर, इसको दिमाग भी कह सकते हैं। तो दिमाग और मस्तिष्क दोनों में क्या अंतर होता है? सर दूसरे के पर्यायवाची हैं सर ये दोनों। यस सर, यदि सर डिफरेंस में जाएंगे तो सर मुझे लगता है कि मस्तिष्क शब्द जो सब वो एक ऑर्गन है, और सर दिमाग मुझे लगता है कि सर एक उसके साथ जुड़ा हुआ चीज़ है सर की जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। यस सर, काइंड ऑफ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि आपके ये व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है? यस सर, निश्चित रूप से। कोई उदाहरण दीजिए हाल ही का, जहाँ आपको एक जैसे विवेक विजडमफुल जैसे एक नया तरीका सोचने का कहीं आपको मिला हो, जिससे हम समझ पाए कि वास्तव में ये चीज़ सही है। सर एक्चुअली कई डेली इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इसमें सर मुझे लगता है कि इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। सर मैं भी डेफिनेटली करता हूँ। कोई उदाहरण? सर जैसे आज हुआ था, आज सुबह एक्चुअली सर मेरा एक 1-to-1 सेशन था सर के साथ, और वो सर शाम के 3 बजे से था और सर यहाँ 4 बजे से इंटरव्यू था मेरा। तो सर मैंने पहले सर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कोऑर्डिनेटर थे, तो उनका सर फ़ोन लग नहीं रहा था। तो सर मैंने सोचा कि क्यों ना उनके सेंटर पे ही जाके उनसे बात कर ली जाए। तो सर rather than कि मैं वेट किया, मैं सर वहाँ गया और सर मेरा पीको हो गया। सर मुझे लगता है कि इधर का इस्तेमाल करने को थोड़ा समझ आ गया। ठीक। अच्छा, आपके इस विवेक के शब्द अर्थ को लेकर मैं आपके हॉबीज व्यू में आपके इंटरेस्ट में रुचि, तो मेडिटेशन लिखा हुआ, तो कैसे आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, कुछ हमें भी बताएंगे तो शायद फ़ायदा हो इस चीज़ का। सर एक्चुअली कॉलेज के दौरान मैंने विपश्यना मेडिटेशन के बारे में जानकारी हासिल की थी, और सर पिछले 5 सालों से मैं उस टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ। और सर ये मेरे हॉबी का पार्ट भी इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल टेक्निक है। एक्चुअली जब भी आपको कभी खाली टाइम है तो सर उसको आप बैठ के 5 मिनट 10 मिनट चाहें तो कर सकते हैं। सर इसमें सर जो टेक्निक वहाँ सिखाई जाती है, सर शुरुआत के 3 दिनों में खुद को सर कंसंट्रेट करने के बारे में फोकस किया जाता है, और सर कंसंट्रेट करने के लिए सांस को फोकस करने के बारे में बताया जाता है। मेडिटेशन अच्छा बताया। मेडिटेशन के कई और रूप हैं, यदि हम विश्व स्तर पर देखें
जैसे राइकी। यदि मैं सही बोल पा रहा हूँ तो आपने इसका नाम नहीं सुना है। ठीक है, आप अपने तरीके से बताइए कि और विश्व स्तर पे इसके और क्या क्या प्रारूप देखने को मिल सकते हैं। सर एक श्री श्री रविशंकर जी का है माइंडफुलनेस, वो मेडिटेशन की टेक्निक है। और सर ओशो का भी एक मेडिटेशन का डिफरेंट टेक्निक है, लेकिन सर एक्चुअली डिटेल में इन दोनों के बारे में मुझे नहीं पता है सर। ठीक है, तो जैसे वर्ल्ड योगा डे है, तो मेडिटेशन का भी कोई ऐसा रिकॉग्निशन आप सोच पा रहे हैं कि अलग से एक ये मेडिटेशन अपने आप में एक रूप बहुत अच्छे तरीके से उभर के आता है? यस सर, मुझे लगता है कि रिकॉग्निशन जितना मेडिटेशन को मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट्स, उतना सर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो सर कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। तो यदि एक दिन हम डिसाइड कर देते हैं तो मुझे लगता है कि सर ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे मेडिटेशन के लिए। कोई ऐसे दो गवर्नमेंट के, सरकार के कोई भी ऐसे प्रोग्राम जिसमें मेडिटेशन नेसेसरीली इंक्लूडेड है? सर एक जो सर दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है, वहाँ पे सर मेडिटेशन को और सर जो हैप्पीनेस करिकुलम है, उन दोनों में से मुझे लगता है एक मेडिटेशन का एक पार्ट जो है एस्पेक्ट है सर, वो वहाँ देखता है। और सर इसके अलावा सर फिट इंडिया मूवमेंट, यदि सर से वहाँ मेडिटेशन है। सुडोकू आप मुझे लगता है सॉल्व करते हैं जी सर। तो ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी सुडोकू की? सर एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर, इसके ऊपर भी कई विरोध हैं सर। कुछ लोगों का कहना है कि ये अमेरिका से शुरू हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि ये जापान से शुरू हुआ। और सर जो इसका प्रेजेंट एस्पेक्ट है सर, ये बेसिकली जो 1980s में जापान से शुरू हुआ। इसके पहले भी सर सुडोकू जैसा ही कई सारे ऐसे पजल्स देखने को मिलते हैं ऐसे। ये सर उसके जैसे कई पजल्स जो हैं सर वो देखने को मिलते थे, लेकिन सर मॉडर्न जो सुडोकू का जो स्वरूप हम देखते हैं इसको बस वगैरह है सब वो जापान से शुरू हुआ। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपको एक सिचुएशन में छोटी सी दे रहा हूँ जहाँ पे आप कहीं घूमने गए हुए हैं, आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आप एक तरीके से घर बस भी चुका है और आपके बच्चे भी हैं 2। तो कहीं पर आपके मदर एंड आपकी फैमिली वाइफ कहीं पे जैसे स्नान कर रहे हैं गंगा जी, और ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर थोड़ी सी पानी का बहाव तेज हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, वहाँ पे किसी को बचाना है, दोनों में से दोनों को ही बचाना है, लेकिन कहीं एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको एक निर्णय लेना पड़े कि किसको बचाया जाए और आपके 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। सर इस सिचुएशन के एक्चुअली कई आयाम हो सकते हैं सर। ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ आफ्टर नोइंग कि दोनों में से तैरने किसको आता है। और सर सिंस कि मुझे खुद तैरने नहीं आता, किसी एक को यदि बचाना हो, बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, किसी एक को यदि बचाना हो, मैं यदि आपको एक तरह से युधिष्ठिर समझ लूँ अभी यहाँ, किसी एक को बचाना हो, किसे आप बचाएंगे और उसका कारण मुझे? सर मुझे लगता है कि सर मैं अपनी मदद को बचाऊंगा। सर कारण इसके कई हैं। पहला कारण ये है कि सिंस की वो जो हमारी जननी है, तो सर ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और सर उनको छोड़ने का सर कोई सवाल पैदा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है सर कि सिंस की सिचुएशन ऐसी है कि सर दोनों ही मेरे लिए उतने ही ज़रूरी हैं। और मैंने पहले ही ये बात कहा, ये बहुत कठिन और कठोर निर्णय होगा, लेकिन स्थिति कभी ऐसी बनती है क्योंकि हम भी कभी यदि बॉर्डर पे लड़ने जाएं तो मदर बेचती है खुशी खुशी, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी जान चली जाए, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक गर्व बनता है। बट सबके अपने अपने देखने के पहलू हैं। ठीक है, आपने सर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, तो सिंस की मैंने अभी तक वो जो दूसरी फीलिंग होती है सर वाइफ वाली, वो शायद मैंने फील नहीं की है। और सर मुझे लगता है कि मदर के साथ में इतने साल से जुड़ा नहीं, मुझे लगता है कि सर फॉर द टाइम बिंग ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि जो उनके साथ जुड़ा है वो कैसा हो सकता है सर। दैट्स व्हाई। यदि आपकी सिस्टर हो, उनके 2 बच्चे हैं और ऐसा स्थिति आपके पास अभी बनी हुई है और कोई दूसरा पहलू नहीं है, तो क्या करेंगे?
सर यदि एक ही विकल्प है तो सर मुझे लगता है कि मैं अपनी मदर को ही बचाने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि सर वो मेरी पहली प्राथमिकता होगी सर। सो विवेक, आप IMD में भी कार्यरत हैं, तो गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो हीट वेव एक टर्म है, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि IMD ने गाइडलाइन दी है कि हीट वेव क्या होता है। हीट वेव सर यदि हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो सर प्लेन एरियाज में दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। एक तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हो, इसके अलावा सर उस क्षेत्र का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस समय का उससे करीब 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो टेम्परेचर। और सर यदि माउंटेनस रीजन्स की बात करें तो कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए, और नॉर्मल टेम्परेचर से करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो तो सर वो हीट वेव की कंडीशन है। ये एक टेक्निकल टर्म है। ये सर ये आम इंसान को जो बताया जाता है IMD के थ्रू कि हीट वेव आ रही है, आम इंसान को बाहर के एनवायरनमेंट से भी पता लगता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सर तो IMD ऐसा क्यों बताना चाहती है कि हीट वेव्स हैं? वो आम इंसान को किस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहते हैं? सर इसके हेल्थ इफेक्ट्स काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है हीट वेव की वजह से, डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, और स्किन के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से IMD जो है वो फोरकास्ट करता है हीट वेव से बचने के लिए। आप मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं। मिर्ज़ापुर अगर हम देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी न्यूज़ में रहा, बिकॉज एक जो है वेब सीरीज वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको वहाँ का रेजिडेंट होने की वजह से कैसा लगता है कि क्या वो सही पोर्ट्रेयल है आपकी सिटी का? सर पर्सनली सर वो पिक्चर से सही पोर्ट्रेयल मेरे विचार में नहीं है। सर दो पर्पज़ से कोई पिक्चर बनाई जाती है मुझे लगता है। एक सर एंटरटेनमेंट का पर्पज़ होता है और दूसरा कमर्शियल और सर गेम्स का एक एस्पेक्ट होता है। सर सिर्फ उन्हीं दो पर्पज़ को सर फुलफिल करने के लिए मुझे लगता है वेब सीरीज बनाई गई है। बाकी सर इसका सत्यता इसमें मुझे कोई सर अपना दिखता है। तो ये वेब सीरीज जो ये OTT प्लेटफॉर्म आप समझते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म क्या उसके लिए कोई गाइडलाइंस है हमारे देश में, या उसके लिए कोई रेगुलेशन है OTT के लिए? सर OTT के लिए सर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, उनको सर सिर्फ सर्टिफाई करना होता है कि ये किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए देखने के लिए बनी हुई है। जो सर्टिफाई करते हैं सर वो सेल्फ सर्टिफिकेशन का ही होता है। तो कोई बोर्ड ऐसी इंडिपेंडेंट नहीं है जो वो सर्टिफाई करती है। ठीक है। अभी एक डिजिटल मीडिया एथिक्स रेगुलेशन कोड भी आया है, आप उसके बारे में जानते हैं? ये सर वो सोशल मीडिया और सर जो ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स हैं उनको और सर OTT तीनों को रेगुलेट करने के लिए सर बनाई गई नए सब प्रोविजंस किए हैं। तो आपने बोला चाइल्ड लेबर की मिर्ज़ापुर में एक प्रॉब्लम, तो चाइल्ड जो वर्ड है क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं? यस सर यदि हम एज के नंबर्स में डिफाइन करें तो सर चाइल्ड वो होता है जो कि 18 वर्ष की आयु से कम होता है। इसके अलावा सर यदि हम दूसरे एस्पेक्ट्स को देखें तो मुझे लगता है कि सर जिसका व्यवहार बच्चों जैसा है मुझे लगता है सर वो चाइल्ड है, व्यवहार से बात करें। तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है? ये सर आर्टिकल 21A में सर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत सब राइट टू एजुकेशन है। इसमें सर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सर आर्टिकल 46 में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अभी सर राज्य सरकारों को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो उनको सर प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो आर्टिकल 46 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजंस के अंदर आता है? सर डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। ठीक है। ऐसी एक और पार्ट है पार्ट 4A, तो फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें इन्फोर्स करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है उसका उसी को जारी रखे रहना चाहिए, क्योंकि सर कई सारी उसमें दुविधाएं भी हैं और सर कई सारे उसके लीगल एस्पेक्ट्स भी है जो कि सर हमें ध्यान में रख के ही कोई जो सर कदम है वो उठाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सर हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि सर काफ़ी वाइड स्कोप है सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो सर सबको रेगुलेट कर पाना सर मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा। सर ये लोगों के विवेक पे मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए कि वो किस हद तक उस ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं सर। ठीक है। जब मेडिटेशन आपकी हॉबी है तो योगा और मेडिटेशन
इन दोनों में अगर आप कोई डिफरेंस समझाना हो तो आप मुझे कैसे समझाएंगे? सर यदि हम योगा की बात करें तो सर वो जो फिजिकल बॉडी है, जो सर बॉडी है, तो उसके चेंजेस, उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए सर योगा हम करते हैं। और सर मेडिटेशन जो सर है वो सर के लिए सर वो मन के भीतर के जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं सर, उनको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि मेडिटेशन की टेक्निक्स जो है सर वो कारगर होती हैं। तो कोविड टाइम्स में मेंटल हेल्थ पे भी बहुत प्रेशर आया है, यस सर। तो आपको क्या लगता है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा जरूरी है, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ? मुझे लगता है कि सर दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। और जिस हिसाब से कोविड-19 की वजह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़े हैं सर, एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि हमने मेंटल हेल्थ को उतनी तवज्जो नहीं दी है सर। और सर इस कोविड-19 की वजह से सर ये वापस से फोकस में आया है और हम कहीं ना कहीं इसको देख पाते हैं सर कि इसको भी, मेंटल हेल्थ को भी अभी सर हाई पेडेस्टल पे रखा जा रहा है। तो सर दोनों ही ज़रूरी हैं मेरे विचार में। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर मेडिटेशन के अलावा हमें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक स्टेप सजेस्ट करना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? और सर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जितने भी माइंड गेम्स हैं, जैसे सर मैं चेस भी लिखा है और चेस भी हो गया है, तो चेस से भी सर माइंड, सर मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव होता है, सर सुडोकू सॉल्व करने से मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है। और सर जो दूसरे पजल्स हैं उनको भी सर मुझे लगता है कि सॉल्व करें तो सर मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। गुड इवनिंग। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े Yes, हैं। ma'am। कब स्थापना हुई थी? मैम बसंत पंचमी के दिन हुई थी 1916 में। ओके, किन के द्वारा? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। अच्छा, उनको महामना क्यों कहा जाता है? क्यों उन्होंने महामना का टाइटल दिया गया? मैम महामना का अर्थ होता है जिनके अंदर करुणा हो और जो बहुत ज्ञानी हो। अच्छा, और ये दोनों ही क्वालिटी मुझे लगता है कि महामना और मदन मोहन मालवीय के अंदर थी, इस वजह से उनको उसका टाइटल दिया था। किसने दिया था उनको? मैम और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद महात्मा गांधी ने दिया था। अच्छा श्योर नहीं होगा। जी, कोई बात नहीं। भूगोल आपका विषय रहा है। मैं अगर आप एक विचार आपके सामने रखूंगी, आप बताइएगा आप सहमत हैं या असहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो क्यों और असहमत हैं तो क्यों? भूगोल को जितनी विशेषता दी जानी चाहिए प्लानिंग करते हुए किसी भी नीति बनाने में या कोई भी प्रोग्राम बनाने में, उतनी भारत में नहीं दी जाती है। आप इससे सहमत हैं? यस मैम, मैं इससे एग्री करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैम इसके कई रीजंस हैं कि क्यों भूगोल इम्पोर्टेंट है। मैम वर्तमान में जितनी चैलेंजेस हैं भारत में, ज़्यादातर चैलेंजेस चाहे वो अर्बन प्लानिंग को लेके हो, क्लाइमेट चेंज को लेके हो, या डेमोग्राफी से जुड़े कोई भी चैलेंजेस हो, और लो सेक्स रेशियो हो, IMR ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं मैम ज्योग्राफी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कई चीज़ ज्योग्राफी भी ऐसी है जिसको हम अप्लाई करते हुए रिजल्ट पाने की कोशिश करें तो हम रिजल्ट आ सकते हैं। तो आपको लगता है भारत सरकार भूगोल को ध्यान में नहीं रखती है? मैम निश्चित रूप से ध्यान में रखती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जितना ध्यान रखा जाना चाहिए ज्योग्राफी का, जितना रोल होना चाहिए उतना रोल नहीं है मैम बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे। अच्छा, अगर आपसे सुझाव मांगा जाए कि आप कुछ जो स्कीम्स चल रही हैं या प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें सुधार करें अपने भूगोल के उस नॉलेज से, तो क्या करेंगे? 2-3 उदाहरण दे सकते हैं मुझे? यस मैम। मैम जैसा कि अर्बन प्लानिंग के जो मिशंस हैं, अमृत मिशन हो गया या हेरिटेज सिटीज के डेवलपमेंट के लिए मिशन हो गया, मैम वहाँ पे फोकस रेट्रोफिटिंग पे है, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर प्लानिंग के साथ जो नए एरियाज़ हैं, लाइक जो रूरबन एरियाज़ हैं जो कि अर्बन एरियाज़ के विसिनिटी में पाए जाते हैं, उनको भी मैम डेवलप करने पे उतना ही फोकस करना चाहिए। और ये ऐसा करते हैं तो जो ठीक है, एक ये बात हुई। कोई और 2-3 और उदाहरण अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं? और मैम एक और एस्पेक्ट है मैम डिप्लोमेसी का, जिसमें इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसको भी ध्यान में रखते हुए कोई भी जो भी डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं
उनको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को भी हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रखना चाहिए। अच्छा, वैश्विक स्तर पे पहुंच गए आप। कुछ आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वाटरशेड डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में कुछ सुधार नहीं आपको लगते हैं ज़रूरी है? ये निश्चित रूप से ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सिंस की ज्योग्राफी का एक कोर एरिया है, तो और वहाँ पे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। Yes, ma'am. ठीक है। और वैश्विक स्तर की बात करें कुछ? अभी एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है ना, रशिया यूक्रेन में। भारत बार बार जितनी भी वोटिंग हो रही है यूएन में, उसमें वोट नहीं कर रहा है। सो आपको ये लगता है कि रशिया एक तो मानवाधिकार हनन कर रहा है, अगर हम बोल सकते हैं? पहली तो बात, क्या मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? दूसरा, अगर हो रहा है तो भारत उसके अगेंस्ट वोट नहीं करके क्या नैतिक रूप से सही है? मैम, इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मैम, पहले से जो हमारा स्टैंड था रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेके, अब वो उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले क्या था? पहले मैम रूस को मैम हमने जिम्मेदार अभी तक नहीं ठहराया था, लेकिन हालांकि अभी भारत ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेके अपना वक्तव्य जारी किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि रूस को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवाधिकारों की बात करके एक इंडिकेशन है कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि मोरली इंडिया का एक करेक्ट पोजीशन है, क्योंकि भारत ऐसा कभी नहीं चाहता है, इवन न सिर्फ वो डिप्लोमेसी में टर्म्स बल्कि सर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इश्यूज है, वहाँ पे सर मैम कभी भी वायलेंस को जगह नहीं मिली है। इस वजह से मुझे लगता है कि भारत का स्टैंड चेंज हुआ है। और हम दूसरी चीज़, निश्चित रूप से वहाँ मानवाधिकार स्टैंड है यहाँ पे, और पिछले कुछ दिनों में वो उसमें और तेजी भी आई है। आज की न्यूज़ में ये हम लोगों ने पढ़ा कि किसी ट्रेन के ऊपर हमला कर करीब 50 नागरिकों को मार दिया गया। तो निश्चित रूप से मानवाधिकार का हनन हुआ है। और लेकिन भारत का जो स्टैंड है यहाँ पे, मुझे लगता है कि भारत के प्रिंसिपल्स के एकदम साथ है। अच्छा, नाटो से आप अवेयर हैं कि क्या है नाटो? नाटो है क्या बेसिकली, किस टाइप की ग्रुपिंग है? मैम, इसका यदि हम फाउंडर की बात करते हैं, ये अमेरिका ने इसको फाउंड किया था और इसका फाउंडर था। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक मिलिट्री अलायंस बनाने की अमेरिका की सोच थी, जिसको पूरा करने के लिए इन्होंने नाटो ग्रुप का स्थापना किया। इसमें बेसिकली ज़्यादातर वेस्ट यूरोप के नेशंस हैं, और इसका एक प्रिंसिपल है कि यदि नाटो देश में नाटो से जो देश हैं, उनमें से किसी के ऊपर यदि हमला होता है तो वो नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा, और कोई भी देश उनमें से उससे जुड़ा कोई भी देश उनके सोवरेनिटी को बचाने के लिए मिलिट्री जो स्टेप्स है वो उठा सकता है। हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी तकनीक से जोड़ती जा रही है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं किस तरीके से तकनीक का आवेशन कर रही है हिंदी? मैम, एक तो जो मैं आयाम देख पा रहा हूँ वो इस समय हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है, और सॉरी मैम, और मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। सोशल मीडिया हिंदी में आने लगा है। यस मैम, फेसबुक हिंदी में आने लगा है। यस मैम, है ना? सो हिंदी से जुड़े संवैधानिक प्रावधान कौन सी धारा में है? मैम, ये आर्टिकल 343 से 351 के बीच में। और आपको लगता है कि उनका क्रियान्वयन ठीक से हो पाया है अभी तक? मैम, कुछ एरियाज में हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज में अभी। किन एरियाज में हुआ है? मैम, जैसे यदि उन आर्टिकल्स की बात करें तो कुछ आर्टिकल्स में प्रावधान ये है कि लोकल जुडिशरी में हिंदी एज ए लैंग्वेज हम चाहे तो प्रमोट कर सकते हैं, और स्पेशली वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में प्रमोट भी हुआ है। जो इंग्लिश का कंपल्शन था वो जुडिशरी में अब देखने को नहीं मिलता। ठीक है। और मैम, एक एस्पेक्ट जहाँ पे इसका क्रियान्वयन होना भी बाकी है कि हिंदी को हम ग्रेजुअली प्रमोट करेंगे थ्रू आउट द कंट्री, वो भी एस्पेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। प्रमोट कहाँ करें? किस भाषा के रूप में? बोलचाल की भाषा के रूप में? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, धन्यवाद। हाय रुबी, कैसे हैं आप?
मेरा पहला क्वेश्चन एक्चुअली मैम का जो क्वेश्चन था उसी के कंटिन्यूएशन में है कि अभी जो रशिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रहे हैं इसमें यूनाइटेड नेशन का मोस्टली जो रोल रहा है वो रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन ही रहे हैं। कोई ऐसा कॉन्क्रीट उसने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे कि हम कह सकें कि हाँ यूनाइटेड नेशन एक लीग ऑफ नेशन से बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? मैम मुझे लगता है कि यूएन का एक बड़ा यदि टूल देखें वो रेजोल्यूशन पास करके किसी भी इशू को सुलझाने के ऊपर जो उनका ध्यान है वो रहता है। और इसके पहले कई सारे इश्यूज रेजोल्यूशन पास करके सुलझाए जा चुके हैं। कि रूस के केस में ये स्थिति डिफरेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और सिंस की यूएन जो हमेशा कॉन्फ्रेंस पे काम करता है इसलिए वो यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि यूएन में यदि हम कुछ रिफॉर्म्स करें तो शायद इस इशू को सुलझाने के लिए तो नहीं, लेकिन यदि भविष्य में कोई ऐसे इशू आते हैं तो निश्चित रूप से और बेटर ढंग से उसको मैनेज किया जा सकता है यूएन के द्वारा। किस तरह के रिफॉर्म्स आप कुछ सजेस्ट करेंगे? यस मैम, एक रिफॉर्म तो ये हो सकता है कि यदि कोई कंट्री यदि बार बार जो एक वीटो पावर का इस्तेमाल करती है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यदि उसमें उनका परमानेंट स्टेक है किसी एक इशू में तो उनके वीटो पावर को मुझे लगता है कि नेगलेक्ट करना चाहिए रिफॉर्म्स में। इसके अलावा यूएन का एक्सपेंशन करना चाहिए और जो नई कंट्रीज उभर के आई हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, ब्राज़ील, स्पेशली ब्रिक्स नेशन में जो 3 और देश हैं, साउथ अफ्रीका भी, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। और जो 15 मेंबर्स का जो एक 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर, उसको भी एक्सपांड करके और मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। और सिर्फ रेजोल्यूशन पे नहीं, मुझे लगता है कि यदि कोई एक एक्टिव इशू चल रहा है तो उस पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का जो यूएन के पास पावर होना चाहिए मैम। जो वीटो पावर है, आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वजह से बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास नहीं हो पाते? क्या वीटो पावर को पूरी तरह से खारिज कर देने से यूनाइटेड नेशन में कोई बदलाव आएगा, कोई पॉजिटिव चेंज आएगा? मैम मुझे लगता है वीटो पावर पूरी तरीके से खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि करीब 200 देशों का समूह विश्व में है, तो यदि कुछ देशों के पास वीटो पावर है तो कुछ पर्पस से दिया गया है कि उस पर्पस को पूरा करने के लिए वीटो पावर खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यदि कोई परमानेंट स्टेट किसी कंट्री का है और यदि वो वीटो कर रहा है तो उसके वोट को कंसिडर नहीं करना चाहिए इन रिफॉर्म्स में, मुझे लगता है। बट आज की सिचुएशन में तो अगर देखें तो मोस्टली हर स्टेट हर इशू में इन्वॉल्व रहता ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उस सिचुएशन में फिर कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किसका स्टेक है किसका नहीं है? लगता है इसको रेजोल्यूशन से ही डिसाइड करना चाहिए इन फ्यूचर। और फिर क्या वही रेजोल्यूशन पे ही आ जाती है? यस मैम, लेकिन उन रिफॉर्म्स में यदि कुछ ऐसे हम प्रावधान कर सकते हैं कि 2/3 मेंबर्स यदि ये मानते हैं कि किसी कंट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और यदि वो वीटो पावर का यूज़ कर रहा है तो ऐसे केसेस में उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। मैम एक्चुअली अब डिटेल में जो भी प्लानिंग होगी वो काफ़ी सारे इश्यूज़ को सोच समझ के उसके बाद ही हो पाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके के प्रावधान किए जा सकते हैं मैम। अभी जैसे हम सब देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम लोग एक 2 पर्टिकुलर रीजन्स हैं योग के जिनको हम बहुत ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंस स्पेशली इंडियन पॉलिसी मेकिंग में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। किस तरह से जो इन 2 रीजन्स में चेंजेस आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट यहाँ पे इंडिया में हो रहा है या किसी भी एक कंट्री में स्पेसिफिकली लोकल ग्राउंड्स पे होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया में क्या रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे हम अपनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बढ़ा सकें? मैम ये तो पहली चीज़ का जवाब देना हो तो उसमें मैम ऐसा है कि जो भी ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं छोटे रीजन से इफेक्ट होती हैं, और जो मैम जो किसी छोटे रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इफेक्टेड होता है। जैसे जो भी उनके ही फोरकास्टिंग की बात करें तो आर्कटिक ओशन के जो पैरामीटर्स हैं उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। और दूसरा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वो सी ओशन राइज हो सकता है
वहाँ की मेल्टिंग की वजह से। और यदि जो दूसरा सवाल आपका था उसमें मैम, इंडिया ने हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर एक बिल पास किया है जिसके तहत भारत का जो क्षेत्राधिकार है अंटार्कटिका के अंदर, यदि कोई मिशन वगैरह वहाँ गया है तो वहाँ पे यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है तो भारत में उसको लीगल रूप से उसको पर कार्रवाई की जा सकती है। ये प्रावधान किया गया है इसमें। कोई रिसेंटली कोई ऐसी पॉलिसी आई हो इन दो किसी एक रीजन से रिलेटेड? सॉरी मैम, इसके अलावा आइडिया नहीं है। एक आर्कटिक पॉलिसी अभी इंडिया ने अडॉप्ट करी है, देखना चाहूँगा जी, उसके बारे में पढ़िएगा। इनका इन स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये जो आर्कटिक अंटार्कटिक मेल्ट हो रहा है, इसका पॉइंट वाइज आप मुझे 3 पॉइंट्स दे दीजिए जिससे इम्पैक्ट होता है पूरे वर्ल्ड पे। मैम, एक तो सी वाटर राइज होगा, इसके अलावा मैम एल्बिडो जो है वो कम होगा जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और तेजी से होगा और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तेजी से होगा। इसके अलावा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है इसका मैम कि इस समय कई ऐसे, स्पेशली नॉर्थ में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो नए पोर्ट्स डेवलप हो सकते हैं, मेल्ट होता है। ओके, सैलिनिटी लेवल जो है उससे कुछ चेंजेस आएंगे? यस मैम, सैलिनिटी यदि ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें वहाँ सैलिनिटी थोड़ी कम होगी, और यदि नॉर्थ के जो ओशंस हैं वहाँ के जो रीजन्स हैं वहाँ सैलिनिटी बढ़ने की संभावना है। और सैलिनिटी का फिर ओशन ये ओवरऑल क्या लिंकेज है, क्या चेंजेस आते हैं सैलिनिटी ऊपर नीचे होने से? जो ओशन करंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के, वो सैलिनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे और इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसफर होता है पूरे ओशन में, तो इन पैरामीटर्स पे चेंजेस देखने को मिलेंगे यदि ऐसा होता है। क्या इसकी वजह से इंडियन मॉनसून पे कोई इम्पैक्ट आएगा? यस मैम, इसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो किस लेवल का इम्पैक्ट होगा और किस तरफ जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके विवेक, आपसे कुछ और प्रश्न हम पूछ लेते हैं, क्विक, ये काइंड ऑफ रैपिड फायर होगा आपसे, ठीक है? कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं कंट्री में? शायद 17 है सर। ओके, 17 से मुझे याद आया, एसडीजी गोल्स कितने हैं? 17 पक्का? एफसीआरए के बारे में कोई रूलिंग आई है? यस सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज के समाचार में, ठीक है, ओके। बजट हाइलाइट्स कुछ बताएंगे? सर इस बार यदि हम बजट की बात करें तो सर एक तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ा हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में जो टारगेट्स हमारे हैं उसकी तरफ हम अभी और आगे बढ़ रहे हैं, और सर पिछले बार की तुलना में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा सर एक रिवाइज एस्टिमेट जो इस बार बजट का है उसमें माना रहेगा कि जो सर डिवोल्यूशंस थे वो करीब दोगुने हुए हैं सर। ये 2-3 हाइलाइट्स। ओके, आरबीआई की कोई मीटिंग हुई है कमेटी का? Yes, sir. उसमें क्या चिंताएं व्यक्त की गई हैं? सर आरबीआई की जो मीटिंग हुई है उसमें रेपो रेट को हालांकि इस बार चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो स्टांस था उसको चेंज करके, तो सर स्टांस भी चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो फोकस था वो सर अभी इन्फ्लेशन को रोकने के ऊपर फोकस जो आरबीआई का किया गया है। ओके, एंड प्रोजेक्शंस में भी कुछ चेंज आया है? यस सर, प्रोजेक्शंस में कहा गया है 7.2% जो है वो इंडिया ग्रोथ रेट 2022। मोनेटाइजेशन प्लान कितने का है और वो किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? सही, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और सर ये जो प्लान की पूरी वैल्यू है सर वो शायद 5 से 6 लाख करोड़ है सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हो गया है।